मनोज कुमार सिंह जी वो यहाँ पर आए और कुछ कहें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। साथियों, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा भारत समाचार को कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच आने का, आज आपसे रूबरू होने का और एमएसएमई जो उत्तर प्रदेश की विकास की एक रीढ़ की तरह है, उसके बारे में कुछ नया सुनने और जानने का। साथियों, मैं आपको पहले थोड़ा सा यूपी के बारे में बताऊंगा, आप जानते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो आप नहीं जानते होंगे, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। और उसके बाद फिर जो मुद्दे ब्रजेश जी ने रखे हैं उनके ऊपर जो सरकार की सोच है और जो सरकार की पहल है वो बताएंगे, और फिर आपसे सुनेंगे कि आपकी क्या बातें हैं, और उसके बाद हम लोग उस पर आगे विचार विमर्श करके और जो भी संभव हो सकेगा वो किया जाएगा। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि यूपी और वो क्यों है? पूरी दुनिया में जो खेती होती है वो सिर्फ 10% ज़मीन पर होती है, सिर्फ 10% पे। यानी बहुत बड़ा इलाका पृथ्वी का जंगलों के अंदर है, बर्फ़ के अंदर है, पहाड़ों पे है। तो दुनिया में सिर्फ 10% ज़मीन पर खेती होती है। हिंदुस्तान में ये लगभग 45% ज़मीन पर खेती होती है, और उत्तर प्रदेश में 75% ज़मीन पर खेती होती है। दूसरा आंकड़ा जो है, खेती के लिए सबसे ज़रूरी इनपुट क्या है? खेती के लिए आप बताइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनपुट क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? पानी की। बहुत सही। दुनिया में जो खेती हो रही है उसका सिर्फ 21% हिस्सा अशोर्ड इरिगेशन यानी सिंचित कृषि के अंदर है। बाकी सारा रेनफेड में है। पूरा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बहुत बड़ा इलाका, बारिश से जो पानी आता है उसी पे उनकी खेती आधारित है, और मात्र 21% ज़मीन पे अशोर्ड इरिगेशन है, नहरों और ट्यूबवेल के माध्यम से। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 55% है। हिंदुस्तान में जो खेती हो रही है वो 55% के पास अशोर्ड इरिगेशन है। यूपी में ये आंकड़ा 86% है। 86% खेती जो यूपी की हो रही एकड़ जमीन जो असिंचित है, अगर आपने वहाँ सिंचाई की व्यवस्था लागू की तो एक परिवार को आप गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकते हैं। और मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट के लिए जाने जाते हैं, उनका पहला काम यही था। वो ऐसी ज़मीन पे किसानों के यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था के लिए फाइनेंस करते थे जो असिंचित हुआ करते थे, और वहाँ से करते करते उन्होंने ये माइक्रो क्रेडिट की एक बड़ी स्कीम और थ्योरी दी, और आज की तारीख में आप सब जानते हैं कि वो कहाँ पे है। खेती में यूपी लगभग 15 ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं जिसमें नंबर 1 स्थान रखता है। गेहूं जो देश में पैदा होता है उसका लगभग 35% उत्तर प्रदेश पैदा करता है। आलू, आम, ये सब लगभग 25% पैदा करता है। दूध में नंबर 1 यूपी प्रोडक्शन में है। ये एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया। इंडस्ट्री में आज की तारीख में जो राज्य की कुल जीडीपी है, स्टेट जीडीपी जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगभग $270 बिलियन की है, लगभग 27 लाख करोड़ की है। उसका 25% शेयर एग्रीकल्चर से आता है, और 25% शेयर काम नहीं किया है। नंबर 1
जब उसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ी है तो वो विकसित नहीं हो पाया है। दूसरा, अगर वो अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो वो विकसित नहीं हो पाया है। ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की जो बात है वो मेनली दो सेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। कोई भी आप विकसित देश नहीं देख सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं जिनके लोग शिक्षित नहीं हो और स्वस्थ नहीं हो। आज की तारीख में हम लोग के प्रदेश को और देश को इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि जो अभी स्थिति है बच्चों के वेस्टिंग की, स्टंटिंग की, माल न्यूट्रिशन की, वो लगभग 30 से 35% है। आज के बच्चे 2047 में जब विकसित भारत होगा तो उस समय के ये मेन वर्कफोर्स होंगे। तो जब तक उस समय का मेन वर्कफोर्स आपका शिक्षित और स्वस्थ नहीं होगा, विकसित हो पाने की कल्पना करना मुश्किल है। तो एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ होना चाहिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में होना चाहिए, ताकि हम एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल कर और वहाँ ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ सकती है। अभी कुछ दिन पहले अरविंद पनगड़िया जी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो उनका पहला स्लाइड यही था कि एग्रीकल्चर में लगभग 60-62% लोग हैं और 25% इनका कंट्रीब्यूशन है। तो लोगों को वहाँ से हटाकर और मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्री में ले जाने का प्रयास होना चाहिए। जाहिर है वो होना चाहिए, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लोग जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि आज की तारीख में जो एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं वो अल्टीमेट नहीं है। बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। आज की तारीख में गेहूं हम लोग 4 टन 1 हेक्टेयर में पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंग्लैंड की है, यूक्रेन की है, वो लोग लगभग 8 टन पैदा करते हैं, यानी 2 गुना वहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। उसी तरह धान में हम लोग लगभग 3.7 टन पर हेक्टेयर पैदा करते हैं और जो बेस्ट हैं जापान, फिलीपींस, ये लोग करीब 8-9 टन, चाइना वगैरह पैदा करते हैं 1 हेक्टेयर में। तो वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर को भी एक दूसरे स्तर हम 4-5, 8-10 लोगों को एम्प्लॉय करता है। और ये आजकल का इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है और स्टडी है कि जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके प्रोसेस ज़्यादा ऑटोमेट हो रहे हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट हज़ारों करोड़ का होगा लेकिन उसके कमेंसुरेट एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा। वहाँ मशीनें ज़्यादा लगेंगी, मशीनें ज़्यादा महंगी लगेंगी, उनका काम भी अलग है, प्रिसीजन का, प्रोडक्टिविटी का। लेकिन जो MSME है उनमें इन्वेस्टमेंट कम है और रोजगार के अवसर ज़्यादा बनते हैं। साथियों, नीचे जो लोग हैं उनकी मदद करना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं ये अक्सर देखता हूँ और मेरा ये अनुभव है, मैंने ग्राम विकास में बहुत लंबे समय तक काम किया है एज कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट और सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट भी। हमने देखा है कि गरीबों की मदद करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। आप जब तक उनके लिए कोई प्रोग्राम लेकर उनके साथ साल 1.5 साल उनको फॉलो अप ना करें, उनके साथ लगे ना, तब तक आप उनका कोई भला नहीं कर सकते, बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। जबकि जो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है तो उसकी मदद में आपको सिर्फ दस्तखत करना है, बाकी काम वो खुद संभाल लेता है। तो ये उसी तरह MSME को एक अलग तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। सरकार इस बात से वाकिफ़ है और इसीलिए कई पॉलिसीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में लेकर आए हैं, जिसमें ODOP एक है। इनको ऑनलाइन मार्केटिंग एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कुछ भी कितनी भी संख्या में बना सकते हैं अगर वो मार्केट में बिक सके और अच्छा प्राइस अगर उससे मिलता है। तो हम लोगों के यहाँ लोगों में ये काबिलियत है कि वो कितनी भी संख्या में बना सकते हैं। इसीलिए जो अभी फ्लिपकार्ट, अमेज़न के साथ जो टाई अप कराया गया है और अभी 10 दिन पहले उनके 2 बड़े स्टोर इनॉग्रेट किए गए हैं, एक उन्नाव में और एक बनारस में। और इन सब के पीछे यही मंशा है कि ये सारे स्टोर हम लोगों के जो MSME और ODOP के क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, उनके प्रोड्यूस को वो रखें और फिर उनको बेचने के लिए उनको बढ़ा सकें। आपका जो सुझाव है, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उनके साथ और बेहतर तालमेल हो सके, आपके प्रोडक्ट उनके साइट्स पे और ज़्यादा विजिबल हों और आपकी
सेल और उनके माध्यम से बढ़ाई जा सके, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। बिजली एक बहुत सही बात आपने बताई और हमारा भी ये अनुभव है। क्वालिटी की पावर सप्लाई करना ज़रूरी है और ये हम लोगों की एक वीकनेस है। बिजली के क्षेत्र में हम लोगों की अभी प्रदेश के रूप में 2 वीकनेसेस हैं। एक तो ये कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर हैं, जो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में भी जो हमारी फीडर्स हैं, वो उनकी वो रिलायबिलिटी नहीं है जो एक इंडस्ट्रियल फीडर की रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो उसको सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए विभाग और यूपीपीसीएल काम कर रहा है, लेकिन उस पर और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंडस्ट्रियल बिजली की जो दरें हैं वो हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोगों के यहाँ ये जो रूरल कंज्यूमर और डोमेस्टिक कंज्यूमर की संख्या बहुत ज़्यादा है विसाविस कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की संख्या। आप देखेंगे तो जो लगभग 3-3.5 करोड़ बिजली के कंज्यूमर हैं आज की तारीख में, उसमें 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास सिर्फ डोमेस्टिक और रूरल एरिया के लोग हैं, जिनको या तो सब्सिडाइज्ड बिजली मिलती है या जिनके यहाँ से रिकवरी बहुत कम होती है। सॉरी, इन सब का जो प्रेशर है वो इंडस्ट्रियल रेट के ऊपर आता है और अगर हम लोग बिजली की दर को कम कर सकें तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट इंडस्ट्री को होगा। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले कोरोना के समय पूरे दुनिया में माइनिंग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, यानी कोल प्रोडक्शन वगैरह बहुत घट गया था। यहाँ भी आपने देखा पहली बार भारत सरकार ने ऐसे डायरेक्शंस इशू किए थे कि राज्य सरकार खुद कोयले का इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका रेट बढ़ गया है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डेलिबरेट डिसीजन लिया कि बिजली हर इंडस्ट्री में एक सब्सिडी की तरह काम करती है, मतलब यूनिवर्सल सब्सिडी है। अगर आपने बिजली की दरें कम कर रखी हैं तो उन्होंने गवर्नमेंट की ओर से उसमें पैसा लगाना कबूल किया रादर देन की बिजली की रेट को बढ़ाना। इसीलिए इस पे यहाँ भी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि हम लोग अपने बिजली के रेट को कैसे कॉम्पिटिटिव करें। आज की तारीख में हम लोग लगभग बीच में, मतलब हमारी कंपैरिजन उस पर सरकार काम कर रही है ताकि रिलायबल बिजली भी मिल सके और इंडस्ट्रियल रेट भी हम लोग कॉम्पिटिटिव तरीके से उसको इंडस्ट्रीज़ के लिए ला सकें। साथियों, ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की कही। मॉडर्नाइजेशन आपके इक्विपमेंट की, मशीनरी की, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास CNC मशीनें या ऑटोमेटिक मशीनें नहीं आएंगी, आप वो क्वालिटी नहीं अचीव कर सकते जो कि आपको कॉम्पिटिटिव बनाए, दूसरे प्रदेशों में माल बेचने के लिए आपको एलिजिबल बनाए या दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल बनाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी, जो एक कहावत है कि ज़ीरो इफेक्ट और ज़ीरो डिफेक्ट, उस तरह की प्रोडक्ट आपकी आनी चाहिए। गवर्नमेंट MSME के क्षेत्र में जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, कॉमन डिज़ाइनिंग सेंटर है, उनके थ्रू ये कोशिश कर रही है कि जो नए चीज़ें, नए डिज़ाइन आप तक आ सकते हैं, जो दुनिया में जिनकी डिमांड है वो आप तक लाई जाए। ट्रेनिंग और आपका एक्सपोजर विजिट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी और देश की और दुनिया की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ले जाकर दिखाया जाए कि कहाँ पे, किस क्षेत्र में MSME कैसे काम कर रही है। तो ये सारे मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं और मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अश्योर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इन पे सरकार बहुत तेज़ी से और बहुत गंभीरता से निर्णय लेते हुए आपके बीच में
उन निर्णयों को लेकर आएगी। और अब हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके क्या सुझाव हैं और क्या विचार हैं। मैं एक बार फिर ब्रजेश जी का और वीरेंद्र सिंह जी का, भारत समाचार के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस मौका के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपकी कोई समस्या है या